उत्तराखंड सरकार ने आखिरकार धराली आपदा में लापता हुए लोगों की सूची जारी कर दी है। शुरू के 7 दिनों तक सरकार 16 के आंकड़े पर ही डटी रही कि 16 लोग लापता हुए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 68 लोग लापता हो गए हैं। इसके अलावा छठे या 7वें दिन वहां से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन मलबा हटाया जा रहा है फावड़ों की मदद से, जबकि वहां 30 फीट के करीब मलबा पड़ा हुआ है। 30 फीट के करीब मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है, फिर भी फावड़ों से काम हो रहा है। क्या फावड़ों से 30 फुट मलबा हटाया जा सकता है? इसके अलावा वहां 2-3 जेसीबी या पोकलैंड मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो मशीनें भी ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 फीट तक खोद सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस आपदा और इस तरह की आपदाओं के कारण और निवारण की। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और यह है दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम खबरपात। मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूं जाने माने पर्यावरणविद और जन वैज्ञानिक डॉक्टर रवि चोपड़ा जी को। थैंक यू सर। रवि चोपड़ा जी से मैंने पूछा कि धराली में हुआ क्या था, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग या फिर एवलांच। थोड़ी वहाँ की जो भूगर्भीय बनावट है वो समझा दूं। जो हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, सबसे संवेदनशील इलाका है पूरे हिमालय का। ये तो अरुणाचल से चलता है और कश्मीर तक जाता है। ये गांव उसके थोड़े उत्तर में बसा हुआ है और ये जो इलाके हैं, जो भ्रंश हैं, जब भारत की प्लेट एशिया की प्लेट के नीचे घुसी और एशिया का मास उसको उठा दिया। सब सुन रहे हैं। तो एशिया के मास को उठाया। अब जब नीचे से पत्थर उठते हैं ऐसे इलाके में, तो उनमें बहुत घर्षण होता है और आपस में यहां तक घर्षण होता है कि कई जगह पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे पत्थर वहां पे पड़े हुए हैं। ये चीज तो आपने देखी होगी विजय, यहाँ शहनशाही आश्रम के पीछे जहां से वो मेन बाउंड्री फॉल्ट गुजरता है, कभी आप लोग चाहें तो आप जाइए वहां पर, यू विल सी कि वहां पे छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं। वो उसके उस घर्षण के अवशेष। अब इस इलाके में भूकंप भी आते रहते हैं और इसकी जो चोटियां हैं पहाड़ की, वो मेरा अंदाजा है कि लगभग 5000 मीटर के आसपास है और वो बर्फीले पहाड़ हैं। बर्फीले पहाड़ जो हैं वो वहां पे बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर है और उन्हें हम हैंगिंग ग्लेशियर कहते हैं। अब आप सोचिए, यहां पर बर्फ की सतह है, वहां पर एक तरह से बेंचेस या लेजेस बने हुए हैं और उनके पीछे दीवार में थोड़ा सा इस तरह की बनावट है। उसके अंदर बहुत सारा मोरेन भरा हुआ है। पुराना जब ग्लेशियर रिसीड कर रहा था, पीछे हट रहा था, तो जितने भी उसके बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टानें थी और कंकड़ थे, वो सब वहां पे पड़ा हुआ है मिट्टी के साथ। अब ग्लेशियर ऐसे इलाके में है जहां पर आजकल ये जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसकी वजह से वहां पर अब बर्फ पिघलने लग जाती है। और बर्फ कब ज्यादा पिघलेगी? जून में। तो जून में अब ऊपर बर्फ, बर्फ के नीचे आइस, स्नो, आइस,
और ऊपर से गिरा पानी बरसात का। तो ये मैं इनको समझा रहा था कि जो पिछले कुछ ग्लेशियर्स के एवलांचेस का अध्ययन हुआ है, वो साइंटिस्ट इसको कहते हैं कि दिस इज ए डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि उससे थोड़ी सी फिसलन बढ़ती है और फिर वो पूरा जो मलबा है और बर्फ और आइस और पानी ये सब नीचे की ओर आता है। सर एक बार फिर बता दीजिए, आपने जो लास्ट में बताया टेक्निकल, क्या बर्फ, आइस, स्नो, आइस, स्नो ऊपर, उसके नीचे आइस, और अब ऊपर से वर्षा गिरी। आइस के बीच में हम लोग जो कल्पना करते हैं ना कि ये सिर्फ बर्फ और आइस है, ये वास्तव में उसमें मलबा बहुत है। एक तरह से आप समझिए कि आइस ने मलबे को ढका हुआ है। तो जब ये फिसलना शुरू होता है तो इतनी ऊंचाई पर ढाल देखें तो 60-70 डिग्री इसकी ढाल होती है। वहां से आता है ये, और नीचे तल जो है नदी का तल वो करीब 250 मीटर है, 2500 मीटर। तो 2500 मीटर पर जब वो इतनी तेजी से आएगा और जैसे वो नीचे आएगा तो उसका वेग बढ़ेगा, उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा और उसका मोमेंटम बढ़ाएगा। इन अदर वर्ड्स उसकी जो एनर्जी है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो बहुत बढ़ जाती है। और इसीलिए जो भी उसको रास्ते में मिलता है उसको वो उठाता जाता है, और जब तक वो आपकी नजर जाती है तब तक एक बड़ा गुब्बारा सा दिखाई देता है। और इसलिए हम इसको एवलांच कहते हैं। ये ना तो क्लाउड बर्स्ट था, ना कुछ और था, ये कोई ग्लॉफ नहीं था, ये कोई ग्लेशियर वॉल नहीं टूटी। दिस वॉज सिंपली अ केस ऑफ एन एवलांच। अब एवलांच आता है जब, तो जो भी उसके नीचे या उसके रास्ते में है वो सब खत्म हो जाता है। और एक तरह से ये भी आप समझिए कि ये जो एवलांच में इतनी ऊर्जा है, यदि ये एवलांच नदी में जाता तो नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आती। जैसे 2021 में रौंठी गाड़ जब आया था ना, वो भी ऐसा ही था। तो रौंठी गाड़ जब आया तो उसने अपनी ऊर्जा नदी को ट्रांसफर की, और नदी जो थी सबसे पहले तो उसमें इतनी ऊर्जा आई कि नीचे भागी धौली गंगा के तरफ, और रास्ते में जो एक वो छोटा सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था 11 मेगावाट का, उसको माचिस की तीली की तरह उड़ा दिया। आपको याद होंगे वो वीडियोस। और फिर जब वो बराज था तपोवन विष्णुगाड़ का, उसको तहस नहस कर दिया। मतलब उसको, उसकी ऊर्जा की हम लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं। सर आपका एक परिचय रह गया था जो चारधाम सड़क योजना और वेदर रोड पे सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी थी, उसके आप अध्यक्ष रहे। वो उस कमेटी की बात अलग है। तो जहां तक मुझे पता है कि आपने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कई जगहों को चिन्हित भी किया है। तो ऐसी कौन कौन सी मुख्य जगह हैं? क्या ये वाला इलाका भी है उसमें? देखिए, अगर तो संवेदनशील इलाके कहें तो बहुत ज्यादा है। वो तो हमारे जोर देने पर फिर सरकारी इंजीनियरों ने भी अपना आकलन किया और उन्होंने 60 इलाके निकाले और कहा कि ये संवेदनशील है, और ये सिर्फ इन 2 सड़कों पर जो अलकनंदा घाटी में बद्रीनाथ को जाती है और जो गंगोत्री को भागीरथी घाटी में जाती है। लेकिन विशेष तौर पर आपका ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि 2 इलाके हमने चिन्हित किए थे कि यहाँ पर हैंगिंग ग्लेशियर है, और यहाँ पर बहुत सोच समझ के काम करना है। एक तो था जो जोशीमठ से बद्रीनाथ जो सड़क जाती है, उसके ऊपर 5 हैंगिंग ग्लेशियर्स चिन्हित किए। यहां भी 5 चिन्हित किए।
ये वो इलाका है जो आप पता नहीं आप में से कितने गए होंगे, लेकिन भटवाड़ी का नाम तो सबने सुन लिया है। भटवाड़ी के आगे है गंगनानी, और गंगनानी के आगे सुखी टॉप, और सुखी टॉप एक हाइट पे है, गांव है। और फिर आप नीचे आते हैं, नदी को पार करते हैं, और फिर करीब 11 किलोमीटर आप नदी के किनारे किनारे चलते हैं, और उस नदी के किनारे किनारे एक बहुत शानदार देवदार का जंगल है, बहुत बढ़िया जंगल है। अगर आपकी नजर पड़ी होगी तो कुछ वीडियोस में दिखाई देता है कि जो देवदार के पेड़ हैं वहां पर, उनके अगल बगल बड़े बड़े पत्थर हैं। चट्टान तो नहीं कहूंगा, पत्थर बड़े बड़े हैं। तो ये पुराने जो एवलांच आए तो ये उनके अवशेष हैं। So we have evidence that there have been avalanches in the past, और उनको रोका है इन पेड़ों ने। जो स्थानीय समुदाय है वो ये कहते हैं कि ये जो पूरा जंगल है देवदार का, ये भैरवनाथ का जंगल है, और भैरवनाथ को वो मानते हैं कि ये गंगोत्री का संरक्षक है। तो इसकी अहमियत बहुत है उस इलाके में। अब जब हमारी कमेटी गई वहां पर, तो सरकार की एक योजना थी कि वहां पर 10 मीटर चौड़ी सड़क करेंगे नदी के किनारे, और उसके लिए 10,000 देवदार के पेड़ काटने हैं। अब इसमें लगभग सभी कमेटी मेंबर्स का, सरकारी गैर सरकारी, सबका विरोध था। तो जब विरोध देखा तो फिर मेरी एक अलग से बैठक हुई, जो उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एक जनरल वी.के. सिंह, तो उनको कहीं से ये भनक लग गई थी कि हम इनका काम रुकवाने के मूड में हैं, और यहाँ पे सड़क नहीं बननी चाहिए, चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां कम से कम पेड़ कटें। 10,000 का तो आप भूल जाइए, हम कोशिश करेंगे कि 1,500, 2,000, 3,000 से ज्यादा ना कटे। अब ये बड़ी मजेदार बात है, ये आंकड़े कहां से आते हैं? आप कैसे तय कर लोगे कि 1,500 कटेंगे कि 3,000 कटेंगे कि 2,000 कटेंगे? आपने सड़क बनानी है, कुछ उसका अध्ययन किया होगा, और उसके आधार पे बात कीजिए। तो थोड़ी बहस हुई, फिर उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि हम इसको रिवाइज करेंगे, और कमेटी में फिर हमने चर्चा की और हमने एक प्रपोजल दिया सरकार को कि आप इस सड़क को रहने दीजिए, इसकी चौड़ीकरण नहीं करना है, लेकिन आप एक एलिवेटेड रोड बनाइए। उस समय तुरंत जवाब आता है, नहीं, नदी के किनारे कैसे एलिवेटेड रोड बनाएंगे? तो हमने कहा आप पहले वहां पे जांच कीजिए कि वहां पर नीचे शायद ठोस पत्थर है। ये ग्रेनाइट का इलाका है, वहां पे ठोस पत्थर है, और हो सकता है कि इट इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग द लोड। और अगर आप उसको भी ज्यादा चौड़ा ना बनाए तो ये जो नीचे की सड़क है, इस पे ट्रैफिक एक दिशा में जाएगा, ऊपर वाली एलिवेटेड रोड पे दूसरी दिशा में। तो इसलिए आपको ज्यादा पेड़ तो काटने की जरूरत ही नहीं है। अब अंत में फिर नवीन हमारे कमेटी का मेंबर था, उसने सारा समझाया कि कैसे ऊपर ये आपको 5 हैंगिंग ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, और इनकी वजह से एवलांच इस इलाके में आते रहते हैं। इन से 5 ये छोटी नदियां या नाले कह लीजिए निकलते हैं, और इसी के कारण ये एवलांच तेज होता है, मलबा इकट्ठा करता है, तो इससे नुकसान बहुत होगा। इस इलाके को आप छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा ही रहने दो। अब आप सब जानते हो कि कैसे सरकार ने
इसको रक्षा मंत्रालय को अपने साथ एक ढाल बनाकर कोर्ट को ये समझा दिया कि भाई ये हमें सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से अनिवार्य है कि यहां पर चौड़ी सड़क हो। मजेदार बात यह है कि जब मैंने रिपोर्ट फाइनल की, उससे करीब हफ्ता 10 दिन पहले तक सब लोग बड़े संतुष्ट थे कि हाँ, आपने पूरी ईमानदारी से लिखा है और इसमें जितनी हमारी आपसी बहस वगैरह थी वो सब शामिल हो गई हैं। तो बहुत प्रशंसा की थी। शुरू से मैंने हर कमिटी मेंबर को ये कहा था कि अंत में रिपोर्ट मैं लिखूंगा। आप लोगों तो यहां अपने पद के कारण हो। कोर्ट ने सिर्फ मेरा नाम लिया था और मुझे अध्यक्ष बनाया है, इसलिए इसको रिपोर्ट मैं लिखूंगा। आपको जो कहना है आप कहिए। आप किसी चीज का विरोध करना चाहते हो, मैं उसको वही मेन रिपोर्ट में शामिल करूंगा, उसको अपेंडिक्स में नहीं डालूंगा। तो अब जब फाइनल एडिट किया मैंने, तब तक एक बड़ी मजेदार खबर आई थी और वो इत्तेफाक से हमारे हाथ लग गई। वो खबर ये थी कि ये जो नेशनल हाईवेज की योजना है ये 2012 में बनी थी और तब ये तय हुआ था कि पूरे देश में एक तरह के नेशनल हाईवेज बनेंगे जो 10 मीटर चौड़ी सड़क होगी और एक तरफ क्रैश बैरियर, दूसरी तरफ नाली, तो कुल मिला के 13-14 मीटर की विड्थ बनती है। लेकिन 2018 में ये रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्लानिंग डिवीजन, और इट्स ए नोटिफिकेशन उससे निकलता है और उसमें वो कहते हैं कि पिछले 5 साल का हमारा अनुभव ये है कि पहाड़ के क्षेत्र में ये मानक जो हैं 10 मीटर वाले वो ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जगह जगह पर हमने पहाड़ी क्षेत्र में देखा है कि इनकी वजह से पहाड़ कच्चे होते हैं, बहुत सारा ये वृक्ष काटे जाते हैं और भूस्खलन जगह जगह पे होता है। इसलिए उनकी राय ये थी कि ये सड़क पहाड़ में 5.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने जो अनुमति लोगों को दी थी, कमेटी मेंबर्स को, कि आप अपना डिसेंट दीजिए, वो आएगा, और वो लिख दिया उनका सारा डिसेंट। तो इस विषय पर कोर्ट का आदेश था कि कोई भी मतभेद होगा तो आप वोट लोगे। वो अपने आप में भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि भाई साइंस का मुद्दा है, हम वोट क्यों लेंगे। अब कोर्ट का आदेश था तो वोट लिया। 13 लोग सरकार के पक्ष में कि 10 मीटर चौड़ी, और हम 5 लोग इस तरफ कि नहीं। अब तक हमारे हाथ ये नहीं लगा था। जब वो नोटिफिकेशन मेरे हाथ में आया, मैंने फिर उसको सर्कुलेट किया, लेकिन वो नंबर नहीं बदले। तो मैंने अपनी तरफ से एक पैराग्राफ लिख दिया और कहा कि ये जो निर्णय लिया है मेजॉरिटी ने, ये गलत है, और मैंने उसके कारण लिख दिए। और फिर नवीन और हेमंत दयानी से कहा कि आप इसको विस्तार में अपेंडिक्स में डाल दीजिए। रिपोर्ट गई, जज ने हियरिंग रखी 6 हफ्ते के बाद। जैसे ही वो आए, उन्होंने कहा मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ ली है और इसमें तो कोई चर्चा की बात ही नहीं है, इट इज एन ओपन एंड शट केस। तो हमारे जो एडवोकेट जनरल थे वो बड़े खुश हुए। यस सर, आई ऑल्सो एग्री विथ यू। डॉक्टर चोपड़ा एंड हिज कॉलीग्स आर आस्किंग फॉर 5.5 meters. The Defense Ministry and Ministry of Road Transport says 7 meters. तो 1.5 मीटर की ही बात है, we can settle it amongst ourselves. तो जज कहता है उसको, कहता है, My dear Mr. Mehta,
you and I cannot decide anything. The issue is decided. There is a notification of your government which says that the roads in the mountain areas must be 5.5 meters. तो उसने तुरंत 2 मिनट में अपनी 1.5 पन्ने की जजमेंट लिखवाई और कहा कि यहाँ पे 5.5 मीटर की सड़क बनेगी और बाकी जहाँ जहाँ ज़्यादा काटा है वहाँ पे आप वृक्षारोपण कीजिए, आप वो पथ बनाइए तीर्थ यात्रियों के लिए। और उन्होंने केस डिस्पोज ऑफ किया। बाद में भारत सरकार ने अपने तिकड़म फिकड़म करके पहले तो डिफेंस मिनिस्ट्री को मनाया कि आप भी 10 मीटर कहिए, और फिर जब तक जस्टिस नारीमान उस कुर्सी पे थे तब तक उन्होंने हियरिंग में दाखिल ही नहीं हुए, हर बार एडजर्नमेंट। और जब फिर चंद्रचूड़ साहब आए उनकी कुर्सी पर, अपना जजमेंट अपने फेवर में दे दिया। तो ये मैं इसलिए सारी कहानी बता रहा हूँ कि हमारी कमेटी ने बहुत स्ट्रिंजेंट रिकमेंडेशंस दी थी। हमने कहा था कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का अपना एक नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा है कि आप क्या कर सकते हो, क्या रेगुलेटेड एक्टिविटी है और क्या नहीं कर सकते हो। आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप ये सड़क का चौड़ीकरण नहीं कर सकते। सरकार एक अब खत्म कर रही। हमारी कमेटी के बाद जो नए अध्यक्ष बने, एक और रिटायर्ड जस्टिस, अब उनके अध्यक्षता में सारी सड़क खोल दी है। आपको जो करना है कीजिए। और इसीलिए आप देख रहे हो कि जैसे होटल वालों को ये या स्थानीय लोगों को ये भनक हो गई कि भाई अब तो यहाँ चौड़ी सड़क आने वाली है और खूब सारा ट्रैफिक वगैरह आएगा, तो फिर होटल वगैरह सब बने हैं। ये सब पिछले 5-6 सालों की कहानी है। तो एक बात और आई है सरकार की तरफ से, हालांकि आधिकारिक नहीं कहा सरकार ने, लेकिन सरकार के पक्ष के जो पत्रकार हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे इधर सब जगह लिखा। इसका लुभाव ये है कि ये जो धराली हरसिल में हुआ है, इसका ऑल वेदर रोड से जो चारधाम सड़क परियोजना से कोई लेना देना नहीं, वहाँ सड़क बनी ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अनियमित निर्माणों से इसका वास्ता है, इसका संबंध है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने तय कर लिया है और इनकी पूरी योजना है, नई कमेटी की अप्रूवल है, तो ये सड़क का चौड़ीकरण कर रहे हैं। और क्योंकि चौड़ीकरण होगी तो आप जानते हो कि जहाँ पर चौड़ी सड़कें बनती हैं वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ता है, लोगों को, स्थानीय लोगों को और बाकी जो व्यावसायिक लोग हैं उनको पता लग गया, तो उन्होंने होटल खोल दिए, उनके दुकानें खोल दी। तो इसलिए तो वहाँ पे नीचे आबादी आई है, नहीं तो पुराना धुराली जो है वो तो ऊपर है स्लोप पर। तो ये जो हुआ है ये इस वजह से हुआ। अच्छा, हम इस तरह की बातें जब करते हैं तो हमें कहा जाता है तुम तो विकास विरोधी हो। तो क्या सचमुच यही विकास है और इस विकास को क्या हिमालय सहन कर पाएगा? नहीं, इस पर तो मुझे टिप्पणी देने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद ही देख रहे हो, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, क्या सिक्किम हो, जहां पर ज्यादा इस तरह का विकास हो रहा है, या कहना चाहिए कि वृद्धि हो रही है, विकास नहीं हो रहा है। तो मेरा अब स्पष्ट जवाब होता है जब कोई कहता है ना कि यू आर एंटी डेवलपमेंट, तो मैं कहता हूं कि हमारी सरकार जो है वो अज्ञानी है, इट इज एंटी पीपल, इट इज एंटी नेचर, इट इज एंटी एनवायरमेंट। तो ये डेवलपमेंट का पाठ मुझे मत पढ़ाइए। And it does not have a scientific temperament. It does not have a scientific All temperament. the people who are in power, I don't think they have any scientific temperament. Look at what has happened in Dehradun. एक बात बार बार कैरिंग कैपेसिटी की भी होती है। हाँ, तो कैरिंग कैपेसिटी को कैसे नापेंगे हम? क्या है इसका तरीका? अभी तो हमारी सरकारें, हम केदारनाथ बद्रीनाथ की बात करते हैं तो वहाँ होटल और धर्मशालाओं की कमरे गिन लेती है कि इतने लोग रह सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या यही कैरिंग कैपेसिटी के नापने का तरीका है? ये मैं अभी किसी को बता रहा था कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई थी जब जयराम रमेश मंत्री था, और
उसमें एक प्रावधान था कि इस पूरे इलाके का एक डेवलपमेंट प्लान बनेगा और उसमें स्पष्ट किया जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है और किस हद तक हो सकता है। एक कैरिंग कैपेसिटी की बात उठी और सरकार ने किसी को एक वो कंसल्टेंसी दे दी। अब वो कंसल्टेंट की रिपोर्ट आती है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस इलाके में प्रतिदिन इतने यात्री आएंगे। आज की परिस्थिति ये है कि यहाँ पर केवल इतने बेड्स अवेलेबल हैं, इसलिए बेड्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अब इतने यात्री आएंगे तो उससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या उठेगी, इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अरे भाई कितने पेड़ कटेंगे, कितने आपके ढालें कमजोर होंगी, वो सब कुछ नहीं। देयर इज नो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इन इट। सर ऐसा क्या किया जाए या क्या किया जाना चाहिए कि धराली हर्षिल न हो, जोशीमठ न हो या केदारनाथ न हो? भाई जैसे वो भाई साहब एक इशारा कर रहे हैं, अगर साइंटिफिक तरीके से साइंस को अहमियत देते हुए अगर काम करेंगे तो पहला धर्म साइंस में आएगा कि भाई जो प्रकृति ने अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं कि भाई इससे ज्यादा नहीं, तो आप उसके अंदर रहोगे। ये तो पहली बात है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जो आपने इतना निराशाजनक दृश्य हम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, कि कौन चाहता है, जब सब पैसे की होड़ में लग गए हैं तो कौन चाहता है इस तरह का डेवलपमेंट? दिक्कत वहां है। हम भी उसके वो गुनहगार हैं। सिर्फ सरकार को दोष देना पर्याप्त नहीं है। अब एक दो बातें कहकर फिर मैं, एक तो क्यों मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया एंटी पीपल। 5 तारीख को ये हादसा होता है दोपहर को, लगभग 5 बजे 2 घंटे के बाद पहला झूठ आ जाता है कि जी ये क्लाउड बर्स्ट था। तुरंत आईएमडी अपनी बात कहता है कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं था, वहां बारिश ही नहीं हुई। तो चौथे दिन पर ना वहां पर भोजन, ना पानी, ना बिजली, 3 चीजें गायब है। वहां पर आप एयर ड्रॉप नहीं कर सकते थे। भोजन का सामान या पैकेज भोजन आप उत्तरकाशी में बनवाकर उसको एयर ड्रॉप करते वहां पर। छठे दिन आपका पहला हैवी मशीनरी पहुंचती है। क्या आपके पास केदारनाथ का अनुभव नहीं था? आप तो केदारनाथ में भी इतनी ऊंचाई पे आपने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें उतार दी, तो क्या आपके पास उस तरह के हेलीकॉप्टर खत्म हो गए थे क्या? तो मतलब इतनी सरल बातें हैं, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीपल। दूसरी बात यह है कि बात किससे करें? प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो तो कभी प्रेस के सामने आते नहीं हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अब जितने भी उनके पार्टी के सीएम हैं वो भी वैसे ही हो गए हैं, वो भी प्रेस के सामने नहीं आते हैं। और फिर सीएम को देखकर फिर डीएम और ये सब, तो हम बात किससे करें? जोशीमठ की ये अनुभव है कि डीएम कुछ दिनों के बाद उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, विधायक वहां का भाजपा का था, तो शायद राजेंद्र भंडारी कांग्रेस में थे तब जोशीमठ में। हाँ। तो महेश भट्ट होगा जो इनको लेके आया था, महेश भट्ट लेके आया होगा, और उसने कहा कि मैं आपकी बात करवा दूंगा मुख्यमंत्री से। दोपहर को ये टीम आ जाती है
जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की 31 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, या उसके आसपास। और वो दिन भर इंतजार करते रहे कि हम मुख्यमंत्री को बताएं कि कितना संवेदनशील स्थिति हो गई है वहां पर। और वो लोग अंत में, मुख्यमंत्री कहीं जा रहे हैं और ये दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वहां पर मुलाकात होती है 2 मिनट की, और वो कहते हैं अच्छा आप कुछ लिख के लाए हो? तो अतुल सती ने कुछ कहा, हाँ ये हम एक लाए हैं मेमोरेंडम। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मुझे दे दो। वो लिया और चल दिया। तो किससे बात करें? साइंस और टेक्नोलॉजी से हटके एक सवाल, ऐसे मामलों में सबसे पहले जिज्ञासा लोगों की ये होती है कितने लोग हताहत हुए हैं, लेकिन वो आंकड़ा अभी तक नहीं है। जो उसकी भयावहता दिख रही है, तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी त्रासदी होगी? मैंने जो वहां की एक महिला का सुना, वो तो कुछ सैकड़ों की बात कर रही है। अब देखिए, ये सरकार आंकड़ों में तो कोई विश्वास रखती नहीं, उसको आंकड़ों की जरूरत नहीं। तो सेंसस ही नहीं हुआ, सेंसस नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं है कि वहां की स्थानीय पॉपुलेशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अब वहां पर 3-3 मंजिले के कितने सारे होटल्स वीडियोस में दिखाई दिए। हमने खुद देखा है उन वीडियोस में लोग चींटियों की तरह भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, और उतनी देर में वो मलबा सारा आ जाता है। दोपहर का वक्त है, 1:30 बजे हैं, 1:30 बजे लोग खाना खाने बैठे होंगे होटलों में। तो मैं तो ये मानता हूं कि कम से कम 100 लोग तो मरे होंगे, उससे ज्यादा ही मरे होंगे। अब जब तक कोई उसकी पूछताछ नहीं करेगा, तब तक हमें कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और सरकार यही कहेगी, अच्छा तुमने ये बात किस आधार पे कही? कोई आधार नहीं आपका, चलिए अंदर। जी बहुत धन्यवाद। आपके किसी के सवाल पूछे हैं तो